हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे यार, है ना। मेन पर्पस ये सीरीज का है आपके अप्रोच बिल्डअप करना। आज मैं ले आया हूँ सेकंड चैप्टर क्लास 9 स्टैंडर्ड का फिजिक्स में, दैट इज वर्क एंड एनर्जी पार्ट 1। है ना। बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है ना। बस सिस्टमेटिक वे में आपको करना पड़ता है। कुछ कुछ डेफिनेशंस जो है हमें समझ में नहीं आती है ना। वो हर चीज़ को लेके मैंने टॉप 30 क्वेश्चन डिजाइन करे हैं। उसमें से 15 क्वेश्चन आज हम ये वाले लेक्चर में भाई कवर करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, है ना। अ कूली होल्ड्स अ heavy suitcase on his head and walk a distance 15 meter on horizontal platform. Work done by coolie against the force of gravity is। देखो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, ये आपको कंफ्यूज देने के लिए दिया हुआ है कि ओ माय गॉड, डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर लिखा है, यानी क्या पता ये न्यूमेरिकल है। बट ये न्यूमेरिकल नहीं है। यहाँ पे अपने को बेसिकली क्या ध्यान में रखना था कि भाई तेरे को भी पता है कि वर्क फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ रखती है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि जैसे कुली है, कुली ने एक सूटकेस पकड़ा हुआ है ना। सपोज ये सूटकेस उसने पकड़ा हुआ है, तो भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या लगेगा नीचे। कूली कहाँ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म में आगे। याद करो वो दिन कि फोर्स यहाँ है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ है। डिस्प्लेसमेंट को प्यार से एस लिखते हैं, है ना, या डी लिख दो, कुछ भी लिख दो। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होता है सर, 90 डिग्री। तो हमने पढ़ रखा है कि वर्क डन कितना होता है, 0। तो क्या इसमें कोई सोचने वाली बात थी? बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं थी। सर वर्क डन क्यों 0 होता है? क्योंकि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो कि होता है एफ डी कॉस थीटा। भैया कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो ये थोड़ा सा तुमको कंफ्यूज देने के लिए 50 मीटर ऐसा लगेगा। मेन मुद्दे की बात अपने को पढ़नी थी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, इफ स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड व्हाट हैपन टू काइनेटिक एनर्जी। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो तुमको फॉर्मूला आना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अरे भाई सपोज, है ना, अगर कुछ लोग को समझ में नहीं आता, तो जिनको समझ में नहीं आता वो कोई भी छोटी वैल्यू रख के देख लो। सपोज मैंने v की वैल्यू 2 मान ली, है ना। तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, हाफ एम, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, है ना। 2 से ये 2 कट गया तो आंसर कितना आया, 2m। हाँ सर। अब क्या बोला जा रहा है भाई, वेलोसिटी डबल कर दी। वेलोसिटी डबल कर दी तो 2 का क्या आ जाएगा मुझे बताइए, 4 आ जाएगा। हाँ सर। तो अब काइनेटिक एनर्जी लिख दो k2, जो कि क्या आ जाएगा, हाफ एम, 4 का स्क्वायर होता है 16, बच्चा भी जानता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 8 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 8m। भैया ये 2m था, अब 8m हो गया। कितने गुना हो गया, तुम बोलोगे सर 4 गुना हो गया। तो क्या आंसर आ जाएगा, बिकम 4 टाइम्स। तो ये समझ में आया क्या, कि कभी भी अगर नहीं समझे, समझने वाले तो समझ लेंगे कि सर ये v का स्क्वायर है, दुगना होगा तो ये 4 टाइम होगा। अगर नहीं समझ में आया तो v की वैल्यू 2 रख लो, है ना। पहले 2m आया फिर 8m आया, तो अब तुमको समझ में आ गया कि यार ये 4 गुना ऐसे होता है, ठीक है। अब क्या क्या रखा है, हैवी ब्रिक एंड लाइट फेदर ड्रॉप साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ सेम हाइट इन अ परफेक्ट वैक्यूम जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड विच वन पोजेस ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। अरे भाई सबको पता है, ये बचपन में सबको सिखाया गया है कि ब्रिक और फेदर को जब फेंकते हैं तो दोनों एक साथ गिरते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है वैक्यूम। सर एयर रेजिस्टेंस नहीं लगेगा क्या? अरे भाई बिल्कुल लगेगा, है ना। क्योंकि हवा में अपन फेंकेंगे तो एयर रेजिस्टेंस लगता है, जिसकी वजह से फेदर तो उड़ने लग जाता है, वो तो आराम से गिरेगा। परफेक्ट वैक्यूम क्यों लिखा गया है? परफेक्ट वैक्यूम इसलिए लिखा गया कि हवा हवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो दोनों एक साथ गिरेंगे। हाँ सर। अरे भाई एक साथ गिरेंगे, एक्सेलरेशन सेम रहेगा, क्या फाइनल वेलोसिटी भी सेम रहेगी दोनों की? सर सेम रहेगी। याद करो फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी का स्क्वायर, है ना। अरे भाई जब वी सेम है, वेलोसिटी सेम है और मास अलग अलग है, बताओ भाई किसका ज्यादा मास है? तो बच्चा भी जानता है सर, ब्रिक का ज्यादा मास है। किसका ज्यादा मास है, ब्रिक का ज्यादा मास है। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ब्रिक की ज्यादा होगी। इसमें कोई सोचने वाली बात थी क्या? नहीं। एक चीज अपने को पढ़ना है, वैक्यूम, है ना। वैक्यूम इसलिए दिया गया था कि आप एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सको। तो ये तुमको समझ में आना चाहिए कि वैक्यूम किस लिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो यार। पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। कभी भी सर्कुलर मोशन का आए तो यार
आपको समझ जाना चाहिए वर्क डन जीरो होता है। यहाँ पे भी पूछा है कि नेटवर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यूरिंग वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अब वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंफ्यूजन के लिए दे रखी है ना। कांस्टेंट स्पीड ये भी कंफ्यूजन के लिए दे रखी है। मुद्दे की बात तो ये है कि तुम कैसे भी घूमोगे फोर्स तो बीच की तरफ लगेगा। याद करो वो दिन जब पढ़ाया जाता था कि भाई अर्थ सन के अराउंड घूमता है, क्यों? क्योंकि एक परपेंडिकुलर फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, है ना, जो इस अर्थ को गोल गोल घुमाती है। तुम बोलोगे हाँ सर हमें तो याद है ना। और अर्थ की उस टाइम पे, है ना, जो हल्का सा उसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है इस डायरेक्शन में। हाँ सर। क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है? हाँ सर परपेंडिकुलर है। तो भाई जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन कितना होता है सर? जीरो हो जाता है। क्या इसमें कोई सोचने वाली बात थी? एग्जैक्टली जीरो। ठीक है, कुछ बच्चे इसमें ये मार देते हैं भाई ये कुछ भी नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। फटाफट अपने को दिमाग दौड़ाना है, फटाफट क्लिक करना है। कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स ओवर अ मिनिमम डिस्टेंस। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिए है तो अंडरलाइन कर लीजिए, गिवन टू फाइंड लिखने में टाइम पास मत कीजिए। अब कार की स्पीड अगर 80 से चलेगी है ना, तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? कुछ बच्चे इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन से करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा सर? ये वाला लगाना पड़ेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। इसमें क्या दिक्कत है कि पहले 40 को किस में कन्वर्ट करो? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, फिर उसको वैल्यू में पिट करो, फिर उससे दो इक्वेशन तुमको सॉल्व करनी पड़ेगी, तब तुम्हारा आंसर आएगा। सर ये तो लंबा हो गया, हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। इसके लिए हमें इसको किससे करना पड़ेगा भाई? सिंपल सिंपल, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि एक तुमने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जो वर्क डन होता है वो एफ डी होता है, जो किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही तो चेंज होगा भाई। अब मुझे बताओ कोई चीज रुक गई तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर। अरे भाई तो रुक गया, यानी वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी? जीरो हो जाएगी, है ना। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी मुझे बताइए? हाफ एम यू का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं इसको जीरो माइनस हाफ एम यू का स्क्वायर नहीं लिख सकता? हाँ सर। और ब्रेक लग रहा है, तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है भाई? बेसिकली पीछे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट सामने हो रहा है। तो तुमको पता है सर वर्क डन तो नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे भी मैं माइनस लिखूंगा। बेसिकली माइनस कटना है, ये माइनस प्लस का खेल तुमको टेंशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, एफ डी इज इक्वल टू हाफ एम यू का स्क्वायर। बच्चा भी बता देगा कि सर, है ना, फोर्स तो सेम लग रहा है। फोर्स क्यों सेम लग रहा है? सर यहाँ लिखा आइडेंटिकल रूट, यानी कि सेम फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है भैया, फोर्स तो सेम है। मास तो बदल नहीं जाएगा कार का, ऐसा तो नहीं है कि पहले कार 5 किलो की थी अब 100 किलो की होगी। यानी कि जो पूरा खेल है वो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का है। बच्चा भी देख के बता देगा इस इक्वेशन को देख के कि सर जो डिस्प्लेसमेंट है वो वी स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है। हाँ सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या मैं डी वन बाई डी टू इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी वन बाय वी टू का स्क्वायर नहीं लिख सकता? अगर मैं ऐसा लिखूं तो तुम बुरा मानोगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। भाई अब देखो तुम्हारा सवाल डन हो गया, है ना। अब मुझे बताओ डी वन कितना दे रखा है? दो, है ना, और डी टू अपने को निकालना है भाई। पहला डिस्प्लेसमेंट था दो, दूसरा डिस्प्लेसमेंट था डी टू, इज इक्वल टू, अब इसको इक्वल टू कर लो क्योंकि एक रिलेशन बन गया भाई, है ना। वैसे तुमने पढ़ा होगा कि इसको हटा के कांस्टेंट आ जाता है, वो सब अपने को लेना देना नहीं है भाई। टू बाई डी टू, इस टाइप के सवाल को ऐसे ही करते हैं। तो वी वन बाई वी टू, वी वन कितना था? 40, वी टू कितना था? 80। 40 बाय 80 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सवाल आएगा सर यूनिट क्यों नहीं कन्वर्ट की? अरे भाई ध्यान से देख इक्वेशन को, इसको अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूँ 40 को, और 80 को भी अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूँ, क्या 5/18 5/18 एक दूसरे से कट नहीं गया? थोड़ा सा विजुलाइज करो। ऊपर भी 5/18 से मल्टीप्लाई किया, अरे भाई ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कट गया। तो दोनों तरफ अगर तुमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो क्या ये कट नहीं जाएगा? बोलोगे बिल्कुल कट जाएगा।
तो यही तो दिमाग लगाना है कि भाई यूनिट कन्वर्जन में यहाँ पे कसना नहीं था, डायरेक्ट रिलेशन लगाना था। तो देखो भाई कितना इजीली हो गया, 2/d2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा भाई 2 जा तो 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से क्या, 2/d2 की वैल्यू 1/4 नहीं आई, हाँ सर। तो यहाँ पे डिवाइड तो इधर जाके मल्टीप्लाई, और यहाँ पे डिवाइड तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई। तो क्या 8 इज इक्वल टू d2 नहीं आ गया। अब देखो भाई ऑप्शन में क्या 8 है, हाँ सर 8 है। क्या यही सही आंसर है, हाँ सर यही सही आंसर है। तो कुछ आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसलिए ये वाले फंडे में अपने को पढ़ना नहीं था, अपने को इसको इस तरीके से सॉल्व करना था सो दैट ये इजीली हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं भाई। इलास्टिक स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय डिस्टेंस x, वर्क डन द स्विंग फोर्स, ये फॉर्मूला पूछ रहा है। तुमने पता है कि भाई जो वर्क डन होता है वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। सर हमने तो माइनस हाफ के एक्स पढ़ा है। अरे भाई माइनस इसलिए है, कुछ लोग माइनस लिख देते हैं क्योंकि जब तुम स्प्रिंग को आगे की तरफ पुश करते हो, भाई स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लगाता है, तो सबको पता है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए लोग माइनस लिख देते हैं। उतना प्लस माइनस में अपने को टेंशन लेना। बच्चा भी जानता है कि सर ये एक्स स्क्वायर के साथ खेल रहा है, यानी कि वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा रुको रुको रुको, ये क्या पूछा है, द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन इज, ओ माय गॉड, अपना सवाल तो पहले ही डन हो गया यार, है ना। एक सेकंड, अपना सवाल तो पहले ही डन हो गया, है ना। ये वो नहीं पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि भाई सबको पता होगा कि जब तुम स्प्रिंग को ऐसे दबाते हो, ऐसे तुम फोर्स करते हो, है ना, ऐसे तुम इसको डिस्प्लेसमेंट देते हो, है ना, इस तरफ अगर तुम उसको डिस्प्लेसमेंट देते हो, तो क्या स्प्रिंग तुमको इस तरफ फोर्स नहीं देता। हाँ सर, दबा के देखना यार स्प्रिंग को, ये तो सबको पता होगा कि स्प्रिंग को जब तुम इधर धक्का दोगे तो फोर्स उसको यहाँ पे देगा। अरे भाई फोर्स यहाँ है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, क्या इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री नहीं हो गया। हाँ सर हो गया। क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो गए। हाँ सर हो गए। तो क्या इनका वर्क डन नेगेटिव नहीं होगा। सर बिल्कुल होगा। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। कितना इजी सवाल, ठीक है। इस तरीके से तुमको दिमाग दौड़ाना है। Force act on body restrict its motion and then slowing down. Angle between applied force vector and displacement vector must be. अब यहाँ पे दो ऑप्शन बनते हैं, 180 डिग्री ओनली और ऑप्ट्यूज एंगल। ये दो ऑप्शन से यहाँ पे फंसाया जाता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे टिक कर देते हैं 180 डिग्री ओनली, बट इसका आंसर होता है ऑप्ट्यूज एंगल। ऑप्ट्यूज एंगल क्यों होता है, क्योंकि भाई ध्यान से देखो, जब आप आगे बढ़ रहे थे, है ना, याद करो वो दिन जब तुम गाड़ी पे ऐसे रस्सी बांध देते थे, गाड़ी आगे जाती थी और तुम रस्सी से इसको ऐसे खींचा करते थे, तो क्या गाड़ी रुक नहीं जाती थी। बिल्कुल रुक जाती थी। बचपन में हमने सब में खिलौना खेला होगा कि भाई खिलौने को आगे फेंका और पीछे रस्सी से खींच दिया, है ना। तो क्या सिर्फ ऐसे ही खींचने से खिलौना रुकता था क्या। सर ऐसे खींचने से भी रुकता था, ऐसे खींचने से भी रुकता था, ऐसे खींचने से भी रुकता था, ऐसे खींचने से बस नहीं रुकता था, है ना। और ये भी तुमको पता होगा, है ना, कि जब तुम गाड़ी को ऐसे खींचते थे तो गाड़ी आगे भागती थी, है ना, और इन सारे एंगल्स पे खींचते थे तो गाड़ी रुक जाती थी। हाँ सर। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है कि जब कोई आगे जाएगा तो अगर ऑब्टूस एंगल के साथ अगर खेलोगे आप तो ये रुक जाएगी, और अगर एक्यूट एंगल के साथ खेलोगे तो भाई ये चलने लगेगी, है ना। इस स्टैंडर्ड पे ये एक्सप्लेनेशन सबसे बेस्ट है। कुछ लोग आपको कंपोनेंट सिखाएंगे कि भाई कॉस थीटा कर लो, साइन थीटा कर लो, बट उतना आपको डीप में जाना नहीं है ना, इतना आपको नहीं सोचना है भाई। तो ये तुमको खिलौने का मैंने एग्जांपल दे दिया कि खिलौने को जब तुम, है ना, खिलौने को जब तुम, एक बार मैं इसको व्यवस्थित लिख देता हूँ कि खिलौने को खिलौने वाली गाड़ी खिलौने वाली गाड़ी को जब तुम इन
कोई भी एंगल से रस्सी से खींचते थे, या तो ऐसे खींचो या तो ऐसे खींचो, तो ये आगे जाती थी, है ना। और अगर आप इन किसी में खींचते थे तो ये रुक जाती थी, है ना। अगर आगे जा रही है तो रुक जाएगी, नहीं तो पीछे जाती थी। तो यही यहाँ पे पूछ रहा था, है ना। तो आंसर इसका क्या आएगा, डी। ओनली 180 डिग्री आंसर नहीं होगा, ऑब्टूस एंगल इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। टू बॉडीज ऑफ masses 4m possess identical kinetic energy ratio of the linear momentum, है ना। काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले तुमको याद रखने हैं, हाफ एम वी स्क्वायर एंड दूसरा फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाय 2m। पी क्या होता है यहाँ पे सर, मोहल्ले वाले इसको प्यार से क्या कहते हैं, मोमेंटम। पी को क्या बोलते हैं भाई, मोमेंटम। मोहल्ले वाले कौन है, कोचिंग वाले, बुक्स वाले, साइंस वाले, टेक्स्ट बुक वाले, है ना। अपने मोहल्ले तो यही है। तो पी स्क्वायर बाय 2m क्या होगा मुझे बताइए। ये दो फॉर्मूला तुमको ध्यान में रखना है। अब फिर वही है यार, है ना, रिलेट कर लो और आंसर पा लो। जैसे कि टू बॉडीज का मास इतना इतना है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। कभी भी अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मैंने के लिखा भाई पी स्क्वायर बाय 2m। तो यहाँ से क्या, पी स्क्वायर की वैल्यू 2m k नहीं होगी, हाँ सर। अरे भाई यहाँ स्क्वायर तो यहाँ जाके डिवाइड नहीं होगा क्या, तो ये क्या होगा, रूट 2m k। मेरे दोस्त, क्या दो कांस्टेंट है, क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है सर, कैसे कांस्टेंट है भाई, लिखा तो है आइडेंटिकल काइनेटिक एनर्जी। क्या मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ मास के साथ खेलेगा, हाँ सर खेलेगा। तो बस वही चीज आपको लगा देनी है फिर से, कि P1/P2 इज इक्वल टू अंडर रूट M1/M2। सर P1 कितना है, P1 कितना है भाई, वही तो निकालना है। सर M1 कितना है, M, और M2 कितना है, 4m। तो क्या ये रूट ऑफ 1/4 नहीं होगा। सबको पता है रूट ऑफ 4 2 होता है, ठीक है, और रूट ऑफ 1 1 होता है। तो क्या ये 1/2 नहीं होगा, हाँ सर। क्या ये 1/2 नहीं होगा, क्या ऑप्शन में अपने को 1/2 लिखा नहीं है, बिल्कुल लिखा है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि कितना इजी है ये, है ना। पता है क्वेश्चन नंबर 9। A rigid body is acted upon by a system of multiple forces such that net work done is exactly zero. Oh my god. From this we can definitely conclude that सबको पता है कि जो नेट वर्क डन होता है, तुमने रट रखा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अरे भाई इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब है हाफ एम फाइनल काइनेटिक एनर्जी वी माइनस हाफ एम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या मैं इसको हाफ एम कॉमन लेके वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखूंगा तो आप बुरा मानोगे, तो बोलोगे नहीं मानेंगे, है ना। अब बोला जा रहा है कि इसको हमको जीरो बनाना है भाई। ये जीरो कैसे होगा, क्या मास जीरो हो सकता है, नहीं सर, है ना? या तो 2 किलो होगा, 4 किलो होगा, मास तो जीरो हो नहीं सकता, है ना। क्या वेलोसिटी जीरो हो सकती है, नहीं। हमें बेसिकली क्या जीरो करना पड़ेगा, ध्यान से देखो भाई, हमको ये जीरो करना पड़ेगा, है ना, तब जाके ये ओवरऑल जीरो आएगा, है ना। जैसे ही मैं बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू जीरो डालूंगा, नेटवर्क डन भाई जीरो आ जाएगा, हाँ सर। यानी कि बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे जीरो डालना पड़ेगा, ये सब अपने को दिमाग में सोचना है भाई। तो क्या यहाँ से वी स्क्वायर यू स्क्वायर के बराबर नहीं आ जाएगा, क्या यहाँ से वी यू के बराबर नहीं आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वी यू के बराबर है यानी कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, यानी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई। फाइनल जिससे चल रहे थे वो इनिशियल के बराबर थी, यानी कि तुमने वेलोसिटी चेंज ही नहीं की। अब ऑप्शन भाई आराम से पढ़ लो, बॉडी इज परफेक्टली एट रेस्ट, बिल्कुल गलत बात है ना। स्पीड ऑफ बॉडी मस्ट रिमेन कांस्टेंट, यही तो हम मैं कहना चाह रहा हूँ कि आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा। तो इस टाइप से अपने को सोचना है कि भाई ऐसे होता है ना। When a satellite orbit Earth in an elliptical path, gravity does work on it. Over one fuel enclosed elliptical orbit, net work done by gravity is, ठीक है। सेम सवाल अपन ऊपर कर चुके। पहली बात, यहाँ पे अपने को दो कॉन्सेप्ट करना है कि ग्रेविटी क्या होती है। एक चीज ये सवाल आता है कि जो ग्रेविटी होती है
ये 12th तक तुमको ध्यान में रखना है कि जो ग्रेविटी होती है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। स्कूल में आपको पढ़ाया होगा कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। ऐसे फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, जैसे कि फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड करता है। अरे भाई, उबड़ खाबड़ रास्ते पे जाओगे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, स्मूथ रास्तों पे जाओगे फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, है ना, बहुत कम लगेगा। तो वो पाथ पे डिपेंड करता है। तो जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया जो लिक्विड में लगता है, ड्रैग फोर्स हो गया, है ना, जो फ्लूइड्स में लगता है। ये जो फोर्सेस होते हैं इनको बोला जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन क्या ग्रेविटी के साथ ऐसा खेल है? तुम उबड़ खाबड़ रोड पे खड़े हो, क्या वहां ग्रेविटी अलग लगेगी? तुम स्मूथ रोड पे खड़े हो, क्या वहां ग्रेविटी अलग लगेगी? नहीं सर, ग्रेविटी तो हर जगह सेम लगती है। तो ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्स का एक कंडीशन होती है ना, जो ऑलमोस्ट सबको पता होती है। मेन बस यहाँ पे चमकाना था कि ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये तुमको ध्यान में रखना है। फ्रिक्शन हो गया, ड्रैग हो गया, ठीक है, विस्कस हो गया, ये होते हैं नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव 9th तक इतना ही ध्यान में रखना है। कंजर्वेटिव फोर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो क्लोज पाथ है, यानी जहां से चला अगर वहीं आ गया, तो वर्क डन कितना होगा भैया? जीरो होगा। अब ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन कि सैटेलाइट ऑर्बिट अर्थ इन इलिप्टिकल पाथ, है ना, जहां से चला वहीं आ गया, यानी क्लोज सर्कुलर पाथ में या क्लोज पाथ में वर्क डन कितना होता है? जीरो हो जाता है। ग्रेविटी डज वर्क ऑन इट, बिल्कुल सही बात है। वन फुल क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट, है ना, नेट वर्क डन इज, जहां चला वहीं आ गया, है ना, तो वर्क डन कितना होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं भाई। अ स्टैंडर्ड रबर बैंड इज टच बाय डिस्टेंस एक्स, पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सा फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जब अपन स्ट्रेच करते हैं तो कितना होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ सर, तो क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो तुम बुरा मानोगे? बिल्कुल नहीं। तो क्या मैं इसको टिक मार दूंगा एक्स स्क्वायर तो तुम बुरा मानोगे? बिल्कुल नहीं, है ना। तो बिल्कुल सही बात है, आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। इफ अ पर्सन क्लाइंब अप स्टेयर केस, अब देखो ये फंसाएगा ना, ये इतना इजी सवाल है लेकिन इसको किस तरीके से बनाया गया है कि a person climbs up a staircase to reach a third floor of building 20 सेकंड, है ना, ऐसे ब्ला 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 ब्ला, है ना, then they climb the exact same staircase in 40 सेकंड, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन बोथ केसेस ओनली। अरे भाई, 4 घंटे में जाए, 20 घंटे में जाए, 2 साल में जाए, है ना, गया तो उतने ही सेम, है ना, एग्जैक्ट सेम स्टेयरकेस। यानी सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक कोई सीढ़ी बनी थी, अब तुम इसको 4 घंटे में जाओ, 5 घंटे में जाओ, 10 घंटे में जाओ, 20 घंटे में जाओ, भाई बताओ तुमने कितनी हाइट चली? सर मैंने एच ही हाइट चली। 4 घंटे में जाओ तो भी एच हाइट चली, 5 घंटे में जाओ तो भी एच हाइट चली, है ना, 100 घंटे में जाओ तो भी एच हाइट चली। जब हाइट सेम चली तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला प्यारा सा mgh, साइन में नहीं लिखूंगा क्योंकि साइन तुम्हारे मर्जी के ऊपर है ना, mg को नीचे मान लो, h को ऊपर मान लो, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, है ना। साइन से नहीं खेलना है, साइन ये पूछ ही नहीं रहा। अरे भाई, जब हाइट सेम रहेगी, मास तो सेम होता ही है, जी तो सेम लगेगा ही, है ना, तो क्या ये दोनों केस में सेम नहीं हो जाएगा? अब इसको कैसे घुमाया गया है? ओ माय गॉड, 20 सेकंड, 40 सेकंड, थर्ड फ्लोर, है ना, सेकंड टाइम। इतना देख के तुमको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा दिमाग दौड़ाना था, आपका आंसर आ गया, है ना। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिगरसली डिफाइंड एंड कैलकुलेटेड, है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो तुमको ध्यान में रखना पड़ता है ना। इसमें तुम, इस टाइप के जो सवाल होता है उसमें तुम जितना दिमाग घुसाओगे 9th स्टैंडर्ड में, उतना तुम्हारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्योंकि ये सब का जो आपका रीजन है, इसमें आपको 11th 12th में बहुत क्लियरली बता दिया जाता है। बट मैं भी जब भूमि बाबा का एस्पायरेंट था, मैं भी बहुत घुसता था, है ना, बट उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सिंपल सी बात है, जो मैंने यहाँ लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट स्टोर्ड एनर्जी बेस्ड ऑन पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। इट कैन ओनली एग्जिस्ट इफ द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स इज फुल्ली रिकवरेबल, व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर फ्रिक्शन एंड ड्रैग। फ्रिक्शन एंड ड्रैग क्या होते थे? है ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते थे। यहाँ सर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते थे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते थे, है ना। तो ये तुमको ध्यान में रखना है भाई कि ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स से डिफाइन एंड कैलकुलेटेड होता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14।
An object is released from the rest at height h above the ground, neglecting the air resistance. What height will the kinetic energy become exactly equal to its potential energy? अब देखो ये बहुत इजी सवाल है। अब बच्चे सोचेंगे सर, है ना, कैसे मैं करूँ, है ना, क्या ये न्यूमेरिकल है? तुमको तो सिंपल सा ध्यान में रखना है कि सपोज मैंने एक गेंद को ऐसे फेंका, है ना, ये एक बिल्डिंग थी, एक सेकंड, ये एक बिल्डिंग थी, यहाँ से मैंने एक बॉल को नीचे फेंक दिया, ड्रॉप कर दिया, ऐसे छोड़ दिया। अरे भाई तुम बताओ, जब ये बीच में आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, तो ये कितना चला? सर ये h/2 चला। अच्छा, टोटल हाइट मैंने कितनी ले रखी है? h ले रखी है। ये दिमाग में सोचना है कि हाँ भाई h/2 चला, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? सर यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mgh/2 थी। हाँ सर। तो सर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी हाफ mv² होगी। अगर मैं इसको mgh/2 ही लिख दूं, तुम सोचोगे ओ माय गॉड ये क्या हो गया सर। याद करो वो दिन जब तुमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ही टोटल एनर्जी होती है। हाँ सर। इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी थी? जब तुमने बॉल को पकड़ा था तो बॉल की वेलोसिटी 0 थी और बॉल की हाइट h थी। तो इस टाइम पे इसके टोटल एनर्जी कितनी थी? इस टाइम पे इसकी टोटल एनर्जी थी, है ना, तुमने बॉल को पकड़ा था, वेलोसिटी 0 थी, तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी। तो तुमने बॉल को h हाइट पे रखा था, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mgh/2 थी। mgh थी, कितनी थी? mgh थी। क्यों? क्योंकि तुमने h हाइट पे रखा है ना। कितनी थी? mgh थी। यहाँ पे तुम ही बोल रहे हो कि सर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh/2। तो मेरे दोस्त काइनेटिक एनर्जी भी mgh/2 नहीं होगी क्या? सर कैसे होगी? क्योंकि जब ये h/2 पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होगी। मान लो भाई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तुमने ही कहा कि mgh/2 है और टोटल एनर्जी mgh है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया यहाँ से? mgh माइनस mgh/2। हाँ सर। mgh मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या ये 1 - 1/2 लिखूंगा? क्या आप इससे बुरा मानोगे? तुम बोलोगे नहीं मानोगे, है ना। एक में से आधा गया तो क्या बचा? आधा बचा, है ना। तो क्या ये mgh/2 नहीं होगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल होगा। तो भाई क्या काइनेटिक एनर्जी mgh/2 नहीं हो गई? हो गई सर। तो क्या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं हो गई? हो गई क्या सर? क्या यहाँ पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल बताया? मैंने तो बस अपना दिमाग दौड़ाने लगाया कि भाई अगर मैंने गेंद को ड्रॉप कर दिया आधे हाइट पर, दोनों बराबर होंगे। दिमाग लगाना था h/2 पे। ये दिमाग से भी तुमको समझ में आ गया होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी आ जाएगा, है ना। 15th क्वेश्चन देखते हैं कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, rises to maximum height. What happened to its mechanical energy if ignored air resistance? पहले ही मैंने कहा टोटल एनर्जी तो भाई सेम रहेगी। हाँ सर। सबको पता है कि जब तुम बॉल को ऊपर फेंकते हो स्लो होती है, स्लो होती है, वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी कम होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। कहाँ लिखा है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस? सर यहाँ लिखा है। हाँ सर। हाइट बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, टोटल एनर्जी स्टे कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपकी अप्रोच डेवलप हुई होगी, है ना। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। 1 to 1 पढ़ना है, सुपर प्रॉफ पे आ जाइए। एंड फ्री गाइडेंस चाहिए तो भाई मैंने ऊपर ही लिख दिया, इंस्टाग्राम पे आइए, जीमेल कीजिए एंड कमेंट करके बताइए अपने टफ टॉपिक्स को। ठीक है। टफ टॉपिक्स को अपने को कमेंट करके बताना है, सो दैट हम आपके पास लेके आ सके। थैंक यू सो मच। टेक केयर।